Hello students, so now let's continue chapter number 17, chapter 14, sorry. So last class में we had discussed ETC. I had told you ETC में 5 complexes involved हैं, complex 1, complex 2, complex 3, 4 and 5, okay? और जो last step होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का फंक्शन है. ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. बिना ऑक्सीजन के ETC साइकिल इट विल रन ओनली वंस, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी. बट वी नो कि हमारी बॉडी के जो different parts हैं, whether it is brain or muscles or nerves, they require a continuous supply of ATP. बॉडी में एटीपी स्टोर्ड होता है बट वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर्ड नहीं है. बॉडी अपने अंदर एनर्जी ज़्यादा फॉर्म में स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ NADPH, H पॉजिटिव एंड FADH2. सो दीज टू मॉलिक्यूल्स नीड्स टू बी कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू ATP. अगर वो ATP में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारी बॉडी में ATP की शॉर्टेज हो जाएगी. तो अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो ETC चेन को ब्लॉक कर देगा, दैट कैन बी फेटल फॉर अस. उससे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है. जैसे लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. आपने ये टर्म सुनी होगी, साइनाइड पॉइजनिंग. साइनाइड एक मॉलिक्यूल होता है. अगर प्योर स्टेट में इफ एनी पर्सन इनटेक्स दिस मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये ETC चेन को ब्लॉक कर देता है. हमारे इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स 4 है, 5 कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसमें ये जो साइटोक्रोम C होता है, इसमें जो साइटोक्रोम पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसके साथ ये जो साइनाइड है ये सीधा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा. स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसके साइटोक्रोम पिगमेंट्स के ऊपर अटैक कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है, उनको इनहिबिट कर देता है. तो जब आपकी ETC ब्लॉक हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया पॉइजन हो जाएगा. मीन्स ETC साइकिल जो है वो रन ही नहीं होगी. एंड इफ द ETC साइकिल इज नॉट रनिंग तो माइटोकॉन्ड्रिया विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट NADH प्लस H पॉजिटिव एंड FADH2 इंटू ATP. तो हमारी बॉडी में ATP की शॉर्टेज हो जाएगी एंड विदाउट ATP ब्रेन एंड दी अदर बॉडी पार्ट्स कैन नॉट सर्वाइव. सो दिस कैन बी फेटल फॉर द ऑर्गेनिज्म. तो अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो ETC साइकिल को ब्लॉक कर रहा है तो वो हमारे लिए फेटल हो सकता है. इट कैन कॉज नेगेटिव इम्पैक्ट इंक्लूडिंग डेथ. उसके बाद आपकी NCERT बुक में ये वाली हेडिंग मेंशन है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. ओके, हमने जो कैलकुलेशन किया कि एक ग्लूकोज से 36 मॉलिक्यूल बनते हैं. पहले हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, फिर लिंक रिएक्शन है, फिर क्रेब्स साइकिल है, फिर हमारा ETC है. तो जब भी हम 36 काउंट करते हैं तो वही बिलीव कि ये जो चारों प्रोसेस हैं दे आर टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अनदर, एंड दैट इज वाई फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड. बट कई बार ऐसा होता है, सपोजिंगली सेल हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बट आफ्टर दैट कुछ अर्जेंसी आ गई है और मे बी द सेल इज बिजी विद सम अदर वर्क, तो वो बाकी के 3 स्टेप्स नहीं कर पाएगी. ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा. इन दैट सिनेरियो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 नहीं बनेंगे ATP. तो ये जो 36 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं फ्रॉम अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज अंडर आइडियल कंडीशन. और ये आइडियल कंडीशन जो है ये हर बार सेल में 80% टाइम्स तो होती हैं कंडीशंस फेवरेबल, बट सम टाइम इट मे बी सो दैट द सेल इज बिजी विद सम अदर वर्क. तो ये तीनों जो चारों स्टेप्स हैं दे मे नॉट बी टेकिंग वन आफ्टर द अदर. तो जिस भी स्टेप पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा उतने ही ATP सेल जो है वो फॉर्म कर पाएगा. अगर फर्स्ट स्टेप के बाद फॉर्म स्टॉप हो गया, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हुई है, तो 6 ATP बनेगा. अगर थर्ड स्टेप के बाद हुआ है तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ATP एंड अदर मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड. उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आपकी बुक में मैंशनड है, ठीक है, कि ये जो NADH बनता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होगा. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन उसका होता है सेकंड स्टेप, जिसको कि हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं. कई बार ये सेकंड स्टेप हो ही नहीं पाता, मे बी सेल इज बिजी विद सम अदर वर्क एंड सम अदर रीजन, तो भी फिर वो पूरा 36 नहीं होगा. ये एक हमारा इंपॉर्टेंट रीज़न है. हम ये अज्यूम करते हैं जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं 36 वाली, कि जो भी इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे TCA साइकिल बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो जो भी उसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, एसिटाइल कोएंजाइम है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, वी अज्यूम कि सेल उसको कहीं और यूज़ नहीं कर रही, बट एग्जैक्टली दैट इज़ नॉट द सीन. सेल जो हमारी ETC साइकिल है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ करती है. जैसे जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है ETC साइकिल में, दिस एसिटाइल कोएंजाइम A इज यूज्ड बाय द सेल इन मेकिंग एंथोसाइनिन एंड बीटा साइनिन पिगमेंट्स. ये हमारे पिगमेंट्स होते हैं, एंथोसाइनिन और बीटा साइनिन पिगमेंट्स होते हैं. ये जो पिगमेंट्स होते हैं इससे कलर डेवलप होता है. जैसे आपने सबने घर में खाया होगा, आजकल सर्दियों के सीजन में बहुत अच्छा चुकंदर आता है, ठीक है,
तो उसका कलर होता है पर्पलिश, बिकॉज उसके अंदर ये सारे पिगमेंट्स है। तो ये पिगमेंट्स प्लांट कैसे बना पाता है? विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। तो कई बार प्लांट को अगर ये पिगमेंट्स बनाने हैं तो वो एसिटाइल कोएंजाइम को यूज़ कर लेगा, तो ईटीसी साइकिल बीच में ही स्टॉप हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 36 एटीपी विल नॉट बी फॉर्म्ड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो बनता है, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन कंपाउंड है, सेकेंड नंबर पे बनता है ईटीसी साइकिल में। इसको भी सेल बहुत अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ करती है। अभी तो हमारे सिलेबस से चैप्टर 12 डिलीट हो गया, अदरवाइज उसमें मैं हर साल बच्चों को पढ़ाती हूँ कि वहाँ पे प्रोटीन्स बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, तो वहाँ पे प्रोटीन्स बनाने के लिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड प्लांट्स यूज़ करते हैं, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज करने के लिए। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन। तो जो भी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है उसका 20% 30% सेल्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। इसी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को यूज़ करके हमारी बॉडी में प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स भी बनते हैं। प्यूरीन आई होप यू रिमेंबर, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है। डबल रिंग लार्ज 9 मेंबर डबल रिंग, पिरामिडीन स्मॉल रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इसको यूज़ करके भी बॉडी बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रिपेयर करती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है, लेट्स टॉक अबाउट सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड भी फॉर्म होता है ड्यूरिंग दिस ईटीसी साइकिल, एंड दिस सक्सीनिक एसिड इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय द प्लांट इन वेरियस थिंग। जैसे सक्सीनिक एसिड या सक्सिनाइल कोएंजाइम को यूज़ करके प्लांट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट्स बनाता है। क्लोरोफिल ए बी, यू नो डिफरेंट टाइप्स आर देयर, तो उसको यूज़ करके बनाता है। साइटोक्रोम पिगमेंट जो अभी हमने ईटीसी चेन में पढ़ा था प्रेजेंट होते हैं, ये साइटोक्रोम पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी सक्सीनिक एसिड को यूज़ करके बनते हैं। तो अगर कोई भी ईटीसी चेन का इंटरमीडिएट कहीं और मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज़ हो गया तो ईटीसी चेन ब्लॉक हो जाएगी, और जब ईटीसी चेन ब्लॉक हो जाएगी तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वुड हैपन, 36 मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट नहीं होंगे। उसके बाद फिर हम ये इमेजिन करते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन प्रोसेस में या एनर्जी रिलीज प्रोसेस में यूज़ होता है, कोई और सबस्ट्रेट यूज़ ही नहीं होता। अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, प्रोटीन्स भी यूज़ होते हैं, फैट्स भी यूज़ होता है। ओके, तो ये जो 36 है ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए, अगर प्रोटीन या फैट यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस नंबर वुड वेरी। उसके बाद ये एक आपकी बुक में ही मेंशन्ड है, डिफरेंसेस बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी बुक में जब आप रीड करोगे तो ये पॉइंट्स वहाँ पे गिवन है। तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंट एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक में लैक्टिक एसिड बनता है और एक में अल्कोहल बनता है। तो जिस एनएरोबिक प्रोसेस में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, और दूसरा इसमें जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये डिफरेंसेस इनडायरेक्टली हमें एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन के लिखने, आई होप ये सबको पता ही है कि जो फर्मेंटेशन है उसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, इथाइल अल्कोहल में। अभी भी दो कार्बन आपस में अटैच्ड हैं, इसका मतलब अभी पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ है फूड का, इसीलिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन। देन एरोबिक रेस्पिरेशन में तो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी होता है, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। यहाँ पे 36 एटीपी होता है। यहाँ पे जो NADH बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है NADH प्लस H पॉजिटिव NAD में चेंज हो रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो बहुत स्लो फॉर्म में होता है, क्योंकि NADH किस तरीके से बना है दैट विल डिसाइड हाउ मच एनर्जी इट इज़ हैविंग और किस रेट पे रिएक्शन हो रही है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में जो NADH बनता है वो बहुत फास्ट ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू NAD पॉजिटिव। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है दैट द देन वी हैव टू डिस्कस कि जो रेस्पिरेशन है वो एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, एंड हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शन। सो अगर ऐसा कोई पाथवे है जिसमें दोनों टाइप की रिएक्शंस हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हैं, दैट पाथवे विल बी नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसे हैं वो तो हमने पढ़ ही लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो पहले पायरुविक एसिड में चेंज होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर जो है हमारा TCA साइकिल में होगा। लेकिन मैंने जैसे भी पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि बाकी मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के फॉर्म में। तो अगर फैट्स यूज़ हो रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएगा। चैप्टर 9 में आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि जो फैट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड सीधा एसिटाइल कोएंजाइम में शो होगा, यानी फैटी एसिड
फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस नहीं शो कर रहा, वो सेकंड स्टेप जो हमारी लिंक रिएक्शन है वहाँ से प्रोसेस ज्वाइन कर रहा है। अब ये जो ग्लिसरॉल है ये DHAP में चेंज हो जाता है, ये आप बुक में खोल के देखना। ग्लाइकोलाइसिस का ही स्टेप होता है जब फ्रक्टोज दो मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है 3 कार्बन ईच के, तो उसमें चेंज होगा, तो ये ग्लाइकोलाइसिस को बीच में से चेन को ज्वाइन कर रहा है। सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में चेंज होंगे, यानी ये भी ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप नहीं शो करेगा। अगर प्रोटीन्स एनर्जी रिलीज प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, वो सीधा सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड जो है पाथवे को ज्वाइन कर रहा है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन तो हो ही रही है कि लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में ब्रेक हो रहा है, फर्दर ब्रेक हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनाबॉलिक रिएक्शन कैसे है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में एग्जांपल दिए थे कि कई बार अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लांट डिफरेंट पिगमेंट्स बनाने में यूज़ करता है, सक्सीनिक एसिड यूज़ करता है, एसिटाइल को एंजाइम में यूज़ कर रहा है टू मेक डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं दे आर जॉइनिंग टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग रेस्पिरेशन एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। उसके बाद फिर एक लास्ट कंसेप्ट जो इसमें चैप्टर में गिवन है, दैट इज़ अबाउट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ओके, एक फॉर्मूला गिवन है, उसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है कि हम कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे हमने ये लेट्स से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी, तो अब हम इसमें काउंट कर रहे हैं कितने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है एंड हाउ मच ऑक्सीजन हैज़ बीन कंज्यूम। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव बीन फॉर्म्ड, 6 हैव बीन रिलीज, तो 6 को 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्लूकोज लिया, बाकी कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेके अगर हम चेक करेंगे, ऐसे रिएक्शन बैलेंस्ड हम बनाएंगे पूरा प्रैक्टिकली करके, ये रिएक्शन होती है, काउंटिंग होती है, एवरीथिंग वुड बी डन। तो व्हेन वी आर डूइंग दिस, सो फॉर कार्बोहाइड्रेट द वैल्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज 1। लेकिन अगर हम फैट्स के लिए कर रहे हैं, उसकी रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, करेंगे तो फैट्स की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम है, यू कैन सी 0.7 है। प्रोटीन्स के लिए करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 से कम है, 0.9 है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की 1 है, बाकी सबकी 1 से कम होती है, वेदर इट इज़ फैट और इट इज़ proteins. So now question must come कि what is the significance of this RQ value। ये जो RQ value होती है ये हमें बताती है कि मॉलिक्यूल के अंदर खुद से भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जैसे मैं पिछली स्लाइड में आपको ले जाके दिखाती हूँ कि ये जो हमारा ग्लूकोज है इसके अंदर C6H12O6 सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन खुद से मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनली ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बाहर से कम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है अपने ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, कम ले रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल ऑक्सीजन कम है वो बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है फॉर ब्रेकडाउन। जैसे प्रोटीन का RQ वैल्यू 1 से कम है, फैट्स ही कम है, इसका मतलब उनके इंटरनल मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कम है एंड दे आर टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज़ वाई उनकी जो RQ वैल्यू है वो कम है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर ये है आपका, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा वैल्यू 1 से उतनी कम होती जाएगी। तो सिग्निफिकेंस RQ की ये है, इफ़ द वैल्यू ऑफ RQ इज़ लेस देन 1 इट मीन्स कि जो सबस्ट्रेट है वेदर इट इज़ फैट्स और प्रोटीन, इट हैज़ लो ऑक्सीजन कंटेंट। तो इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और इनकी वैल्यूज़ याद करनी है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए वैल्यू 1 है, फैट्स और प्रोटीन के लिए लेस देन 1 है। उसके बाद इस चैप्टर के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बहुत इजी एक्सरसाइज है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी मेरे पास स्लाइड में नहीं तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको वर्बली क्वेश्चन करा देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है